हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम डिस्कस करेंगे। क्लास रहेगी 8th और सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। टाइम आपका रहेगा 2.5 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो रहेंगे वो रहेंगे 60। पहले प्रश्न एक दिया गया है अपठित गद्यांश, जिसमें आपको पढ़ना है और इसमें से उत्तर छांटकर जो है आपको लिखने हैं। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। संस्कृत के शब्द गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है उस अंधकार को मिटाने वाला, यानी क्या हो जाता है गुरु। आत्मबल को जगाने का काम गुरु ही करता है। गुरु अपने आत्मबल द्वारा शिष्य में ऐसी प्रेरणाएं भरता है जिससे कि वह अच्छे मार्ग पर चल सके। हमारे सभ्य समाज में जीवन का आधार स्तंभ जो है क्या है, गुरु। कई ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्य को इस तरह से शिक्षित किया कि उन्हें उनके शिष्यों ने राष्ट्र की धारा को ही बदल दिया। आध्यात्मिक शांति, धार्मिक ज्ञान, सांसारिक निर्वाह सभी के लिए गुरु का दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु केवल एक शिक्षक ही नहीं, अपितु वह व्यक्ति के जीवन को हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग बताने वाला मार्गदर्शक भी है। गुरु का दर्जा भगवान के बराबर माना जाता है, क्योंकि गुरु व्यक्ति और सर्वशक्तिमान के बीच एक कड़ी का काम करता है। जीवन में गुरु के महत्व का वर्णन कबीरदास जी ने अपने दोहों में पूरी आत्मीयता से किया है। प्रश्न एक है, संस्कृत के गुरु शब्द का क्या अर्थ है? तो ये आ जाएगा अंधकार को मिटाने वाला। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र के लिए गुरु का दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है? तो आध्यात्मिक शांति के लिए भी, धार्मिक ज्ञान के लिए भी और सांसारिक निर्वाह के लिए भी। तो इसमें आंसर आपका घ आ जाएगा, उपर्युक्त सभी के लिए। प्रश्न 2 है, काव्यांश दिया गया है और इसमें आपको जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। देखिए, इन पंखों की होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। काव्यांश के अनुसार पक्षी क्षितिज से किसकी होड़ा होड़ी की बात कर रहे हैं? तो किसकी बात कर रहे हैं? पंखों की होड़ा होड़ी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश पर किसके तनने की बात की गई है? तो काव्यांश पर सांसों की तनने की बात की गई है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित संज्ञा शब्दों को पहचानना है आपको। तो हेमा इंद्रधनुष की सुंदरता को देखकर प्रसन्नता से उछल पड़ी। तो इसमें सुंदरता जो है वो क्या है, कौन सी संज्ञा है? भाव है, द्रव्य है, समूह है या व्यक्ति है? तो सुंदरता क्या है? एक भाववाचक है। ठीक है, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा जो है वो अदृश्य होती है। वो दृश्य जो एक वचन होती है और अदृश्य होती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सेकंड देखिए बच्चे, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में सर्वनाम की पहचान बताइए। तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। संज्ञा के स्थान पर यानी वह क्या है यहाँ पे सर्वनाम है। सतरंगी परिधान में विशेषण के भेद की पहचान कीजिए। तो विशेषण क्या होता है? जो कि विशेषता बताता है। तो यहाँ पे क्या है ये सतरंगी क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्धि, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। वह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम क्या है? ये बस की यात्रा। लेखक के मन में बस को देखकर कैसा भाव उमड़ा? तो श्रद्धा का भाव उमड़ा। ये लिख देंगे, श्रद्धा का भाव उमड़ा। उसके बाद है, लोग इस बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे? लोग इस बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि बस अपनी जर्जर अवस्था के कारण कहीं भी धोखा दे सकती थी। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है, लेखक ने बस का मानवीकरण किसके रूप में किया? ठीक है, क्योंकि वह लेखक को एक बूढ़ी महिला की भांति लगी, इस तरह से उसका मानवीकरण किया गया। यानी बस को मानव के रूप में देखा गया। जब किसी भी निर्जीव वस्तु को हम मानव के रूप में चित्रित करते हैं तो उसको मानवीकरण बोलते हैं। तो यहाँ लेखक ने एक बूढ़ी महिला की भांति उसका मानवीकरण किया है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देने हैं। पानी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है। नंबर 1 है, कवि ने भगवान के डाकिये किसे कहा है? कवि ने भगवान के डाकिये पक्षी और बादल को कहा है। नेक्स्ट देखिए, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं? ये चिट्ठियाँ बाँचते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं? तो भगवान के डाकिये एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। कवि के अनुसार एक देश की धरती किसको सुगंध भेजती है? तो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बदलू को लेखक किस नाम से बुलाता था? तो बदलू को लेखक जो है बदलू को लेखक बदलू काका कहकर बुलाता था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बस की यात्रा पाठ में बस की यात्रा कितने मित्रों ने तय की? तो कितने मित्र थे? 4 मित्र थे। बहुत इजी जो है ये दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भगवान के डाकिये कविता की रचना किसने की? तो किसने की बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। जितने भी पाठ है, जितनी भी कविता हैं, उन सब के जो रचयिता हैं उनके नाम आपको याद करने हैं।
भगवान के डाकिए कौन है? तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 8 करेंगे। निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? तो उन्नति का क्या होगा? अवनति। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका। लड़की शब्द का बहुवचन होगा लड़कियां। हथीनी शब्द का पुल्लिंग होगा हाथी। ठीक है, उसके बाद साथ में मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। प्रश्न 9 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या निराश हुआ जाए कविता के रचयिता का नाम बताइए? तो रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो ये सुगंध भेजती है। नेक्स्ट है, भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? तो भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बस किस योग्य थी? तो बस जो है वो किस योग्य थी? पूजा के योग्य है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 10 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बदलू क्या काम करता था? चूड़ियाँ बनाने का। बदलू कौन था? मनीहार था। बस की हालत कैसी थी बच्चों? जर्जर हालत थी। बस की यात्रा पाठ में लेखक किसको अपना दुश्मन समझ रहा था? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? तो बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी थी क्योंकि वह जिस बस पर चढ़कर यात्रा करने वाला था उस बस की अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण थी। नेक्स्ट देखिए, बस में छोड़ने आए लोग कैसे देख रहे थे? तो जो छोड़ने आए थे वे लेखक को इस तरह से देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से जा रहा हो। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वे कह रही हो कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, पक्षियों और बादलों थर्ड क्वेश्चन है, पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। हमें यही संदेश देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4 करेंगे। लोगों ने यह सलाह क्यों दी कि समझदार लोग इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते? तो लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। प्रश्न 12 है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, डाकिया क्या क्या काम करता था? तो उसका काम पत्रों, पार्सलों, मनी ऑर्डरों को लोगों तक पहुंचाना है। सेकंड देखिए, बदलू के दिल में क्या व्यथा थी? तो बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। नेक्स्ट देखिए, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस के जो स्टीयरिंग है वो कहीं भी टूट सकता है और ब्रेक क्या हो सकते हैं? फेल हो सकते हैं, और ऐसे में लेखक को डर था कि बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। तो ये हो गए आपके प्रश्न। प्रश्न 13 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अब इनमें से कोई एक लिखना है। इसमें दिया गया है बच्चों, मेरा सबसे प्यारा त्यौहार, विज्ञान के चमत्कार या दिल्ली दर्शन। तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक दिया है दिल्ली दर्शन, बाकी आप खुद से कर सकते हो। तो दिल्ली भारत की राजधानी अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आधुनिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के अतीत और वर्तमान का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। दिल्ली में स्थित लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद जैसे ऐतिहासिक स्थल भारत की समृद्ध धरोहर को दर्शाते हैं। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन जैसे आधुनिक स्थल देश की गौरव और लोकतंत्र के प्रतीक हैं। दिल्ली का चांदनी चौक बाजार अपनी पुरानी गलियों, खाने पीने की दुकानों, शॉपिंग के लिए मशहूर है, जबकि कनॉट प्लेस आधुनिकता का केंद्र माना जाता है। राजधानी में स्थित विभिन्न संग्रहालय, मंदिर जैसे उद्यान जैसे लोटस टेम्पल है, हुमायूं का मकबरा है, नेहरू पार्क, ये शहर की विविधता को दर्शाते हैं। दिल्ली के दर्शन एक अविस्मरणीय अनुभव होते हैं जहां इतिहास और आधुनिकता का अनूठा मेल देखने को मिलता है। यह शहर न केवल भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है, बल्कि एक जीवंत और गतिशील महानगर के रूप में भी अपनी पहचान बनाए हुए है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो बच्चे इसमें देखिए, फीस माफी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो बहुत ही आसान है, आप बचपन से ही इसको करते आते हो, तो ये आप खुद से लिख सकते हो। अथवा में दिया गया है, दोनों में से एक करना है। मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने पर बधाई पत्र लिखना है। तो ये मैंने लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। फॉर्मेट XYZ नई दिल्ली, ठीक है। दिनांक लिख देंगे 5 सितंबर 2024।
एंड प्रिय मित्र अनुज प्रेम नमस्ते। अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला। अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह पढ़कर मन खुशी से झूम उठा। इस अवसर पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम भविष्य में ऐसे ही सफलताएं प्राप्त करते रहो। तुम्हारे माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम और छोटी बहन हिना को प्यार, तुम्हारा मित्र। तो इसको आप अपनी तरह से अपने नाम लिख के ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो ये था बच्चों सैम्पल पेपर हिंदी का। आई होप आप सब बच्चों को वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए।